हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एटीपी ड्रिवन पंप्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने बात किया था कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेस्ड ऑन एनर्जी हम इसको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो जो पंप्स एटीपी के द्वारा चलता है, एटीपी को एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करता है, उसको एटीपी ड्रिवन पंप बोलते हैं। जिसमें लाइट की यूज़ होती है उसको लाइट ड्रिवन पंप बोलते हैं। जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन को यूटिलाइज करके पंप चलता है उसको रिडॉक्स ड्रिवन पंप बोलते हैं। आज हमारा वीडियो कम्प्लीटली एटीपी ड्रिवन पंप्स के ऊपर है, जिनको हम अदरवाइज एटीपीज भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एटीपीज पंप, पहली बात है ये एटीपीज पंप्स हमने अभी बात किया कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक पार्ट है। एंड यहाँ पर एटीपी एज ए एनर्जी सोर्स यूज होता है। एंड यहाँ पर 4 मेजर टाइप के एटीपीज पंप्स प्रेजेंट हैं। 4 मेजर टाइप में सबसे पहला आता है पी टाइप पंप, वी टाइप पंप, एफ टाइप पंप एंड एबीसी ट्रांसपोर्टर। जो पी टाइप पंप्स होते हैं उनको पी फॉर फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पंप में फॉस्फोराइलेशन होता है, जिसके बेसिस में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। ऑन द अदर हैंड वी टाइप पंप जो होता है, वी फॉर वैक्यूल, ये सबसे पहले वैक्यूल में पाया गया था, इसलिए इसका नाम वैक्यूल के वी से रखा गया है, वी टाइप पंप। एफ टाइप पंप, this is the ATP synthase or the F0 F1 particle which is present in the inner mitochondrial membrane। हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ने के टाइम हमने पढ़ा था F0 F1 पार्टिकल के बारे में। and this F0 F1 particle is a F type ATPase pump. On the other hand, the ABC transporter, ABC stands for ATP binding cassette। एंड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एटीपी जाकर बाइंड करता है, स्पेसिफिक डोमेन होता है यहाँ पर एटीपी की बाइंडिंग के लिए। एंड इस वजह से इसको एबीसी ट्रांसपोर्टर्स बोलते हैं। आज के वीडियो में हम 3 तरीके के ट्रांसपोर्टर के बारे में, 3 टाइप के पंप्स के बारे में पढ़ेंगे, विच इज पी टाइप, वी टाइप एंड एफ टाइप। इसी में ही ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने एबीसी ट्रांसपोर्टर को नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ये हमने सोचा है। ठीक है, तो पी टाइप पंप के आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप, एच प्लस पंप, कैल्शियम पंप्स अल्सो सरका है उसके अंदर। उसके अलावा के प्लस, एच प्लस पंप एंड फ्लिपेज, इन 5 एग्जाम्पल्स को हम अच्छे से देखेंगे आज। उसके अलावा जो वी टाइप पंप है उसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम एच प्लस पंप ही देखेंगे, क्योंकि वी टाइप एच प्लस पंप्स को ही बोलते हैं। एफ टाइप पंप में एटीपी सिंथेज को देखेंगे। एंड एबीसी ट्रांसपोर्टर, वो जो कि हमारा आज का वीडियो नहीं है, बट नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल के तौर पे CFTR एंड MDR1 को देखेंगे। तो पी टाइप पंप, जैसे कि हमने बताया कि पी टाइप पंप को पी टाइप पंप क्यों बोलते हैं। पी टाइप पंप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट का प्रोडक्शन होता है। फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट का क्या मतलब है, जो पंप होता है एक टाइम पे अपना कन्फर्मेशन चेंज करने के बाद उसमें एक फॉस्फोराइलेशन होता है, जिसके दौरान क्या होता है, ये एक फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एंड इसको अदरवाइज E1 E2 एटीपेज भी बोलते हैं। एंड दिस E1 E2 एटीपेज इज फॉर इट्स 2 कन्फर्मेशन। ये 2 कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है। एक तो E1 कन्फर्मेशन में, जहां पर इसकी हाइड्रोलाइसिस, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होकर फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं हुआ है। ऑन द अदर हैंड E2 कन्फर्मेशन इज देयर, जहां पर ये फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट के कंडीशन में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड इसका कन्फर्मेशन चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये जो E1 कन्फर्मेशन है, इसमें क्या होता है, इसमें पंप में एक एस्पार्टिक एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। एस्पार्टिक एसिड एक अमाइनो एसिड होता है, एक एसिडिक अमाइनो एसिड होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें फॉस्फोराइलेशन होता है। तो एस्पार्टिक एसिड में क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा अपन एटीपी की हाइड्रोलिसिस होने के बाद। एटीपी हाइड्रोलाइज होता है एंड एडीपी में कन्वर्ट होता है। उसी दौरान जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, वो फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, यहाँ पर आकर एस्पार्टिक एसिड में अटैच होता है। ठीक है, ये एस्पार्टिक एसिड में अटैच होने के तुरंत बाद ही E2 कन्फर्मेशन में
चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट काम करता है। यहाँ पर मैंने लिखा है फॉस्फेट बाइंडिंग होने के बाद ही कंफर्मेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पी टाइप पंप्स होते हैं, ये दिस आर द मेन पंप्स इन मेंटेनिंग ग्रेडियंट ऑफ सोडियम H प्लस K प्लस एंड कैल्शियम। तो सोडियम आयन, प्रोटॉन, पोटेशियम आयन एंड कैल्शियम आयन का ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए इनका रोल बहुत ज्यादा रहता है। इनहिबिटर के तरफ तरफ अगर जाए तो एक जनरल इनहिबिटर होता है वैनाडेट, जो कि फॉस्फेट के साथ compete करता है बाइंड करने के लिए, एंड फॉस्फेट के जगह पर अगर ये बाइंड हो जाए तो ये पंप को इनहिबिट करता है। इसके अलावा एक और चीज है, ये जो पंप होता है ना, इसका 3 डोमेन होता है। एज जनरल पी टाइप पंप्स में ये जो पंप है, पी टाइप पंप्स जो है, इनका 3 डोमेन होता है। एक तो होता है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फॉस्फोराइलेशन डोमेन, फॉस्फोराइलेशन डोमेन, एंड तीसरा होता है एक्चुएटर डोमेन। आगे जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तब हमने उनके स्ट्रक्चर्स के थ्रू ये 3 डोमेन को भी दिखाया है। यहाँ पर एज ए जनरल मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इसको हम एन डोमेन की तरह देखेंगे, इसको हम पी डोमेन की तरह देखेंगे, एंड एक्चुएटर डोमेन को हम ए डोमेन की तरह देखेंगे। एक्चुअली जो पी टाइप पंप्स होते हैं, इन सब में एक एस्पर्टिक मॉलिक्यूल होता है, एस्पर्टिक एसिड मॉलिक्यूल होता है, जहाँ पर फॉस्फेट बाइंड करता है। एस्पर्टिक एसिड मॉलिक्यूल में एटीपी की हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग रीजन होता है, वहां पर एटीपी बाइंड करता है एंड एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होती है, एंड उसके दौरान जो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है, वो जाकर फॉस्फोराइलेशन डोमेन में जो एस्पर्टिक एसिड होता है उसमें बाइंड करता है। एक्चुएटर डोमेन का एज सच कोई रोल नहीं है इसमें, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक चीज मैंने यहाँ पर नहीं बताया, तो यहाँ पर जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप अटैच होने के बाद इसका कंफर्मेशन चेंज होता है एंड ये दूसरे तरफ ओपन होता है। सिमिलरली जब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है, जिसको कि हम डीफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होने के दौरान ही इसका क्या होता है, ये फिर से E2 से E1 कंफर्मेशन में आ जाता है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि बहुत ही कॉमन टाइप का पंप हमें पता है, हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। सोडियम पोटेशियम एटीपेज या फिर सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें क्या होता है, सोडियम आता है सेल के अंदर एंड पोटेशियम बाहर जाता है। मतलब नॉर्मली तो यही होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, लेट्स से दिस इज आवर पंप, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सेल एंड दिस इज द साइटोसॉल एंड दिस इज द सेल्स एक्सटीरियर, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो सोडियम आयन होता है, Na प्लस होता है, वो सेल के बाहर ज्यादा होता है, एंड K प्लस जो होता है वो सेल के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। ये लेट्स से ऐसे है, ठीक है। तो अगर हम कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग में बात करें, तो सोडियम सेल के अंदर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा है एंड सेल के अंदर कम है, एंड पोटेशियम सेल के बाहर जाना चाहिए, क्योंकि सेल के अंदर कम है एंड सेल के बाहर ज्यादा है। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा होता है, इसीलिए दिस इज ए एटीपेज। ये उल्टा है, इस वजह से ही इसको क्या बोला जाता है, ये उल्टा है, इस वजह से ही इसको एटीपेज बोला जाता है, एंड यहाँ पर एटीपी यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। तो पहले हमारे पास क्या था, E1 कंफर्मेशन था, जैसे जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा पंप है, ऐसे ये इस कंफर्मेशन में प्रेजेंट है, साइटोसॉल की तरफ फेस किया हुआ है। एंड यहाँ पर क्या है, ये जो फॉस्फोराइलेशन डोमेन है, फॉस्फोराइलेशन डोमेन में एक एस्पर्टिक एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एस्पर्टिक एसिड अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सोडियम एटम अटैच हुआ है इसमें, ठीक है। 3 सोडियम एटम का एक्सचेंज करता है ये 2 पोटेशियम एटम के साथ, ठीक है। तो ये जो 3 सोडियम आयंस है, ये सोडियम आयंस अटैच हो गए हैं पंप के साथ,
एंड इसके बाद क्या होगा, एटीपी आएगा, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हुआ, उसकी उसी दौरान फॉस्फेट रिलीज हुआ, जो फॉस्फेट रिलीज हुआ वो आकर यहाँ पर बाइंड कर गया एस्पार्टेट अमाइनो एसिड में। एस्पार्टेट अमाइनो एसिड में एटीपी फॉस्फेट ग्रुप बाइंड करने के तुरंत बाद ये क्या होता है, ये कन्फर्मेशन चेंज करता है एंड कन्फर्मेशन चेंज करके E2 में कन्वर्ट हो जाता है। E2 में कन्वर्ट होने के बाद ये जो पंप होता है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ओपन होता है, मतलब ये अगर साइटोसॉल था वो साइटोसॉल की तरफ फेस किया हुआ था, तो वो सेल के एक्सटीरियर तरफ फेस करने लगता है। एंड सेल के एक्सटीरियर की तरफ जब ये फेस करता है तब क्या होता है, सोडियम एटम के साथ इसका एफिनिटी कम हो जाता है, E2 का सोडियम के साथ एफिनिटी कम होता है, तो ये क्या करता है, ये बाहर चला जाता है। सोडियम एटम क्या होते हैं, सोडियम आयन जो होते हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। एंड वन सोडियम आयन बाहर रिलीज हो गए, उसके बाद यहाँ पर पोटेशियम आयन आ जाते हैं, 2 पोटेशियम आयन आते हैं, ठीक है, 2 पोटेशियम आयन आते हैं एंड 2 पोटेशियम आयन के लिए E2 का एफिनिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये E2 के साथ बाइंड कर जाता है एंड E2 के साथ बाइंड करते ही यहाँ पर जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल का रिलीज हो जाता है। As soon as the phosphate molecule is removed from the aspartate molecule, इसका conformation फिर से E2 से E1 में हो जाता है, जो कि साइटोसॉल के तरफ फेस किया हुआ था। तो E1 conformation में E1 का K प्लस आयन के लिए बहुत ही कम एफिनिटी रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से ये पोटेशियम आयन को रिलीज कर देता है एंड इसके बाद द सेम थिंग हैपेंस, द सेम थिंग कीप ऑन रिपीटिंग, जिसमें कि ये अभी E1 कन्फर्मेशन में है एंड E1 कन्फर्मेशन से ये फिर से 3 सोडियम आयन लेगा साइटोसॉल से एंड एटीपी के हाइड्रोलाइसिस होगी, फॉस्फेट का अटैचमेंट होगा एंड फॉस्फेट के अटैचमेंट होने के बाद क्या होगा, एक बीटा एस्पेटाइल फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट का प्रोडक्शन होगा एंड फिर ये E2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इतना तक क्लियर हो गया। इसी वजह से इसको पी टाइप पंप बोलते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इसमें मेजर 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट एंड गामा सब यूनिट। जो अल्फा सब यूनिट होते हैं इसी में ही ज्यादातर सारे ही फंक्शन होते हैं। अल्फा सब यूनिट में ही 3 डोमेन होते हैं, जो एनपीए डोमेन के बारे में बात किया, न्यूक्लियोटाइड भी इसी में ही बाइंड होता है, फॉस्फोराइलेशन भी इसी में ही होता है एंड एक्चुएटर डोमेन भी ए में ही अल्फा डोमेन में ही प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो इनहिबिटर्स होते हैं ना, ओआबिन एक इनहिबिटर है जिसको ओ यू ए करके मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये जो ओआबिन है या फिर कोई भी इनहिबिटर्स होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप के, वो भी इस अल्फा डोमेन में ही बाइंड करते हैं। जो बीटा डोमेन होता है वो ग्लाइकोसाइलेटेड होता है एंड इसका रेगुलेटरी फंक्शन होता है। गामा गामा सब यूनिट जो होता है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, बट इसका कुछ ज्यादा ही रोल हमें पता नहीं है। ठीक है, एफ एक्स वाई डी प्रोटीन्स होते हैं गामा सब यूनिट्स जो होते हैं। ठीक है, इसका अगर प्रॉपर्टीज देखें तो सोडियम पोटेशियम पंप इलेक्ट्रोजेनिक होता है। क्यों आपको पता है? क्योंकि ये 3 सोडियम एटम का एंड 2 पोटेशियम एटम का एक्सचेंज कराता है। यू कैन सी यहाँ पर 3 सोडियम अंदर गए, 3 सोडियम अंदर गए एंड 2 पोटेशियम, 3 सोडियम कहाँ गए, अंदर से बाहर गए, 3 सोडियम बाहर गए एंड 2 सोडियम बाहर से अंदर आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल के एक्सटीरियर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली 3 सोडियम एटम गए हैं बाहर, 3 सोडियम गए तो सेल के एक्सटीरियर में पॉजिटिव ज्यादा होगा, बट अंदर क्या है, 2 पोटेशियम है, तो नेट यहाँ पर एक चार्ज रह जा रहा है ना, अगर हम माइनस करें तो एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज रह जा रहा है। तो सेल के बाहर क्या होगा, पॉजिटिव ज्यादा रहेगा, सेल के अंदर नेगेटिव ज्यादा रहेगा। सेल के अंदर नेगेटिव होता है एंड रेस्टिंग स्टेट में इट इज अराउंड द पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं एंड दैट इज अराउंड -70 मिली वोल्ट। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोजेनिक बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस कर सकता है, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है।
हमारा जो सेल होता है ना वो 1/3 एनर्जी यूज करता है इस पंप को चलाने के लिए, क्योंकि ये पंप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पंप क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रोजेनिक है एंड ये ग्रेडियंट प्रोड्यूस करता है, आयन ग्रेडियंट प्रोड्यूस करता है। आयन ग्रेडियंट प्रोड्यूस करने के दौरान, मतलब आयन ग्रेडियंट प्रोड्यूस करने की वजह से बहुत सारे सेल के फंक्शन होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो 1/3 एनर्जी है सेल की, वो सोडियम पोटेशियम पंप को चलाने के लिए ही खर्च हो जाता है, उसको ही मेंटेन करने के लिए खर्च हो जाता है। एंड ये अल्सो क्या करता है, साइटोसॉल का पीएच भी मेंटेन करता है। अब आते हैं हम इनहिबिटर्स के बारे में। सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं उनको ब्लॉक किया जाता है कौन से केस में, कार्डियक डिजीज के केस में, जहां पर हार्ट डिजीज होता है ना, हार्ट डिजीज के केस में हम सोडियम पोटेशियम पंप को टारगेट की तरह काम करते हैं, हार्ट डिजीज के केस में। तो आपको लग रहा है होगा कि क्यों क्यों हम सोडियम पोटेशियम पंप को टारगेट करते हैं हार्ट डिजीज के केस में, ऐसा क्या होता है। तो कुछ ग्लूकोसाइडेज होते हैं, जैसे कि कार्डियक ग्लूकोसाइड है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया, ओआबिन, ओआबिन होता है और डिजिटैलिस होता है, डिजिटैलिस, जिसमें डाइजॉक्सिन डाइजॉक्सिन आता है, पैलिटॉक्सिन आता है। तो ये जो कार्डियक ग्लूकोसाइडेज होते हैं ना, ये कार्डियक ग्लूकोसाइडेज सोडियम पोटेशियम पंप को टारगेट करते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं। इसको क्यों ब्लॉक करते हैं, तो ये कार्डियक ग्लूकोसाइडेज क्या करेंगे, इस पंप को ब्लॉक करेंगे। इस पंप को ब्लॉक करने से क्या होगा, 3 सोडियम जो सेल के अंदर से बाहर जा रहा था वो अब बाहर नहीं जा पाएगा, 2 पोटेशियम जो सेल के अंदर आ रहा था वो अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो सेल के अंदर सोडियम का कंटेंट क्या हुआ, बहुत ज्यादा हो गया। तो सेल के अंदर जब सोडियम का कंटेंट ज्यादा होगा, तब यहाँ पर क्या होता है, एक और पंप होता है जिसको हम एमसीएक्स बोल रहे हैं, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर बोलते हैं, जो कि एक, जिसका एग्जाम्पल हम देखेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो ये जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज की जो, एटीपेज के द्वारा जो आयन ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है, उसी को ही, उसी की एनर्जी को यूटिलाइज करके ये क्या करता है, एक कैल्शियम आयन को, जो कार्डियक सेल होते हैं, कार्डियक सेल से एक कैल्शियम आयन को बाहर भेजता है, 3 सोडियम आयन को अंदर भेजता है। मतलब यहाँ से 3 सोडियम आयन बाहर गया एंड इसके थ्रू अंदर आ गया। तो अगर हम ओआबेन डिजिटालिस इनको यूज करके सोडियम पोटेशियम एटीपेज को ही ब्लॉक कर दे, तो क्या होगा, सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा, अंदर ही स्टक हो गया, तो यहाँ पर अंदर सोडियम की आने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। तो सोडियम अगर अंदर आने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, तो कैल्शियम आयन जो रहेगा ना, जो कैल्शियम आयन्स होंगे वो भी अंदर ही रह जाएंगे, तो कैल्शियम आयन बाहर नहीं जाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा, हार्ट का प्रॉपर कंट्रैक्शन होगा। तो फॉर योर रेफरेंस मैं बोल देती हूँ, जब ज्यादा कैल्शियम आयन का प्रेजेंस होता है हार्ट में, तब इसका, हार्ट का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंड लो कैल्शियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन में नो प्रॉपर कंट्रैक्शन होता है, नो प्रॉपर कंट्रैक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं कि रिलैक्सेशन होता है लो कैल्शियम आयन के कंसेंट्रेशन में, ठीक है। तो ये जो कंट्रैक्शन, हार्ट डिजीज के केस में ऑलरेडी हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो और ऊपर से अगर कैल्शियम सेल से बाहर चले जा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा ना, तो हमें ज्यादा कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। इस वजह से हम क्या करते हैं, कार्डियक ग्लूकोसाइड ग्लाइकोसाइडेज को यूज करके सोडियम पोटेशियम जो एटीपेज है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर जो है ये भी ब्लॉक हो जाता है। समझ आया, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कैल्शियम पंप, जिसमें हम 2 पंप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक तो सरका, दूसरा पीएमसीए। तो सरका हमें पता है, सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेज इसको बोलते हैं। इसको अगर हम फुल फॉर्म लिखे, सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
कैल्शियम एटीपेज। ठीक है, तो सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेज है सर का। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में। कैसे काम करता है हम अभी बात कर रहे हैं। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट एट फर्स्ट क्या होता है आपको लग रहा होगा। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो सेल के, मसल सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मसल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो ये जाहिर सी बात है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे ही मसल सेल्स में प्रेजेंट होंगे। स्केलेटल मसल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, इसमें मैंने नहीं लिखा। कार्डियक मसल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, कार्डियक मसल सेल्स, एंड स्मूथ मसल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ नॉन मसल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि नॉन मसल सेल्स में इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी सर्का पम्प्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड ये क्या काम करता है, तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक लार्ज स्टोरेज वेसल की तरह काम करता है कैल्शियम के लिए। मतलब कैल्शियम क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उसमें कैल्शियम की स्टोरेज होती है। इंट्रासेलुलर कैल्शियम स्टोरेज की तरह काम करता है हमारा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कौन एक्ट करता है, एसआर और ईआर एक्ट करता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम स्टोरेज की तरह। सरका एक्ट नहीं करता, एसआर या ईआर एक्ट करता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम स्टोरेज की तरह। ठीक है, तो देयर आर थ्री मेजर पैरालॉग्स एग्जिस्ट। सरका का 3 पैरालॉग्स प्रेजेंट है। एक को सरका 1 बोलते हैं, सरका 2 बोलते हैं, सरका 3 बोलते हैं। तो सरका 2 ए जो होता है इसका बहुत बड़ा रोल रहता है कार्डियक, कार्डियक मसल सेल्स में। एंड जो स्केलेटल मसल सेल्स होता है ये यहाँ पर सरका 1 रहता है, स्केलेटल मसल। एंड दूसरे तरीके के जो होते हैं वो सरका 3 प्रेजेंट रहता है उसमें, अदर दूसरे मसल्स एंड नॉन मसल सेल्स में सरका 3 प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरका 3 होगा, ये भी हो सकता है, बट मतलब एज स्पेसिफाइड ऐसे ही है। सरका 1 जो है वो स्केलेटल मसल में है, सरका 2A जो है कार्डियक मसल में है, और जो स्मूथ मसल सेल्स में है ना इनमें सरका 2B होता है। ठीक है, एंड सरका 3 जो होता है दूसरे मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज ए ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो सरका जो है एक मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसका कितना सब यूनिट है, देख सकते हैं यहाँ पर। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 इसका क्या है, 10 बार ये ट्रांस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। तो दिस इज 10 टाइम पास। 10 टाइम पास क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। एंड इसका भी हमने बात किया था, 3 रीजन है, एनपीए, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, फॉस्फोराइलेशन डोमेन एंड एक्चुएटर या फिर एक्टिवेटर डोमेन यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके अलावा यहाँ पर एक पॉकेट है जहाँ पर आकर कैल्शियम आयन स्टोर हो, मतलब स्टोर नहीं होता है, यहाँ पर आकर ये बाइंड होता है एंड बाइंड होने के बाद इसका ट्रांसपोर्ट होता है सेल के मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, तो ये जो होता है ना, सरका जो होता है ये साइटोसॉल से एसआर लुमेन में क्या कराता है, कैल्शियम की एंट्री कराता है। मतलब साइटोसॉल से बाहर से वो एसआर लुमेन के अंदर कैल्शियम की एंट्री करा रहा है। अब कैसे करा रहा है हम थोड़ी देर में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन में एटीपी बाइंड करता है, फॉस्फोराइलेशन डोमेन में फॉस्फेट बाइंड करता है, एंड एक्टिवेटर डोमेन का ऐसा कुछ रोल नहीं है, हमने बात किया था। तो दिस इज व्हाट कैल्शियम बाइंडिंग कैविटी, जहाँ पर कैल्शियम आकर बाइंड करता है एंड उसका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, समझ आ गया, ये 10 बार 10 बार पास कर रहा है
10 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन 10 बार ये पास कर रहा है। उसके बाद आता है इसका मैकेनिज्म, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्केलेटल मसल में ये कैसे काम करता है, उसके बाद हम देखेंगे कार्डियक मसल में ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल का देख लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज आवर मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल, एंड ये स्केलेटल मसल सेल की ये मेम्ब्रेन है, आप देख सकते हो। दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल सेल, जिसमें हम बाहर की तरफ नेगेटिव 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 चार्ज किया हुआ है। जबकि हमें पता है नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल के टाइम क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल के टाइम, रेस्टिंग पोटेंशियल के टाइम सेल के अंदर इनसाइड क्या होता है, मेम्ब्रेन की पोटेंशियल डिफरेंस होता है -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो सेल के अंदर माइनस होना चाहिए था, बट सेल के बाहर है, तो ये क्या कंडीशन है। तो अभी क्या हो रहा है, दिस इज द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल। तो जब एक्शन पोटेंशियल कंडीशन होती है तब ये मेम्ब्रेन क्या होता है, डीपोलराइज हो जाता है। सो दिस इज डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। एंड अभी सेल के इंटीरियर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, +30 मिलीवोल्ट होता है, ये याद रखो। तो यहाँ पर क्या होता है, ये अंदर की तरफ पॉजिटिव ज्यादा होता है एंड बाहर की तरफ नेगेटिव होता है। इसी कंडीशन को हम डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन बोलते हैं, जब सेल का एक्सटीरियर ज्यादा नेगेटिव हो गया एंड सेल का इंटीरियर ज्यादा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल हो गया, मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो गया। मेम्ब्रेन जब डीपोलराइज होता है तो इसको सेंस कौन करता है, एक एल टाइप कैल्शियम चैनल होता है जो कि इस डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन को या फिर एक्शन पोटेंशियल की कंडीशन को सेंस करता है, क्योंकि इसको आप वोल्टेज गेटेड बोल सकते हो, ठीक है। तो ये वोल्टेज को सेंस करता है एंड वोल्टेज को सेंस करके क्या करता है, आगे का फंक्शन करता है। तो ये जो डीएचपी है, डीएचपी का क्या फुल फॉर्म है, तो डीएचपी स्टैंड्स फॉर डाईहाइड्रोपाइरिडिन, डाईहाइड्रोपाइरिडिन। सो डाईहाइड्रोपाइरिडिन क्या है, एक रिसेप्टर भी है जो कि वोल्टेज को सेंस करता है। उसके अलावा ये क्या है, ये एक एल टाइप कैल्शियम चैनल भी है, मतलब ये खुद एक रिसेप्टर भी है, एक चैनल भी है, क्योंकि इसके अंदर देकर कैल्शियम अंदर जा सकता है, ठीक है। तो ये जो डीएचपी है, डाईहाइड्रोपाइरिडिन है, इसका नाम ऐसे इसलिए दिया गया क्योंकि दिस इज ऑल्सो द ड्रग, डाईहाइड्रोपाइरिडिन का क्या है, बाइंडिंग साइट है, इसलिए इसका नाम डीएचपी दिया गया है। तो ये जो डीएचपी है, ये क्या कर सकता है, ये वोल्टेज को सेंस कर सकता है एंड वोल्टेज को एक बार सेंस करने के बाद ये क्या करता है, तो लेट्स से दिस इज आवर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्लोजली एसोसिएटेड टू द मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल, मेम्ब्रेन के पास ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है राइनोडाइन रिसेप्टर, जिसको हम बोल रहे हैं RYR, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, राइनोडाइन रिसेप्टर। तो राइनोडाइन रिसेप्टर जो है RYR1 है, ये स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है एंड ये क्या करता है, इन एल टाइप कैल्शियम चैनल जो कि डीएचपी है उसके साथ फिजिकली इंटरैक्ट करता है, फिजिकली इसके साथ इंटरैक्ट किया एंड यहाँ पर हम बोलते हैं इसको मैकेनिकल इंटरैक्शन हुआ इनके बीच। मैकेनिकल इंटरैक्शन होने के दौरान इसका कंफर्मेशन चेंज हुआ, जो RYR1 है, एंड इसका कंफर्मेशन चेंज होने के कारण हमने बात किया था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत सारे कैल्शियम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, आप यू कैन सी बहुत सारे कैल्शियम है इसके अंदर। तो ये ओपन हो गया, RYR1 इज ऑल्सो ए रिसेप्टर अलोंग विथ ए, क्या आप बोल सकते हो, कैल्शियम चैनल है, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए कैल्शियम चैनल। तो ये जो कैल्शियम चैनल है ये ओपन हो गया एंड ओपन होने के बाद कैल्शियम क्या हुआ, बाहर आ गया, साइटोसॉल में आ गया। तो दिस इज आवर साइटोसॉल। साइटोसॉल में क्या हुआ, साइटोसॉल में आ गया हमारा कैल्शियम। तो कैल्शियम आयन सभी साइटोसॉल में है, साइटोसॉल में कैल्शियम की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है एंड इंक्रीज साइटोसॉलिक, साइटोसॉलिक कैल्शियम कंसेंट्रेशन
ये साइटोसॉल में जो कैल्शियम होते हैं ये क्या करते हैं, ये जाकर मसल सेल्स के साथ बाइंड करेंगे एंड उनको क्या कराएंगे, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। ठीक है, कैसे होता है ये डिटेल में हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये जानिए कि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ साइटोसोलिक कैल्शियम लीड्स टू द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल सेल्स। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ साइटोसोलिक कैल्शियम आयन होने के कारण यहाँ पर क्या कंट्रैक्शन तो हो रहा है, उसके अलावा क्या हो रहा है पता है, ये जो पंप है, यहाँ पर एक और पंप है सरका करके जिसका नाम है, तो ये सरका पंप क्या होता है, ये भी एक्टिवेट हो जाता है ड्यू टू हाई साइटोसोलिक कैल्शियम कंसेंट्रेशन। ठीक है, हाई साइटोसोलिक कैल्शियम कंसेंट्रेशन की वजह से सरका पंप भी क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। एंड यहाँ पर जो साइटोसोल में कुछ कैल्शियम आयंस थे, इन्होंने इसके साथ बाइंड किया, बाइंड करने के बाद इसमें एटीपी की हाइड्रोलाइसिस हुई एंड फॉस्फेट अटैच हुआ इसके एस्पेटेट मॉलिक्यूल के साथ, एंड ये क्या हुआ, E1 कन्फर्मेशन से E2 कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। E2 कन्फर्मेशन में कन्वर्ट होते ही ये क्या होगा, ये जो कैल्शियम आयन इसके साथ अटैच था ये जाकर अंदर चला जाएगा, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर एटीपी की यूटिलाइज हुई, फॉस्फोराइलेशन हुआ, इसका कंफर्मेशन चेंज हुआ, जिसके वजह से इसने लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में क्या किया, कैल्शियम की ट्रांसफर कराई। अब आप में से किसी को कुछ कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर तो हमने इस पंप RYR1 के थ्रू हमने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकाल दिया, कुछ कैल्शियम निकाल दिया, एंड अभी हमारा साइटोसोलिक कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एंड अभी आपके लॉजिक के हिसाब से क्या हो सकता है, एसआर की जो कैल्शियम की कंसेंट्रेशन अभी कम होगा साइटोसॉल से, तो ये तो नेचुरली हाई कंसेंट्रेशन से लो में जाने जाने जैसा ही है, मतलब जैसे हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो ट्रांसपोर्टर्स होते थे उसके थ्रू जैसे ट्रैवल करना जैसा ही है। तो यहाँ पर एटीपी की यूटिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, तो क्वेश्चन ये नहीं है कि यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन ये है इज इट कि साइटोसॉल की कैल्शियम कंसेंट्रेशन इतना ज्यादा हो गया कि ये सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कैल्शियम कंसेंट्रेशन से भी ज्यादा हो गया। तो क्वेश्चन इज यस, साइटोसॉलिक कैल्शियम की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुआ है, बट फिर भी दिस इज लो कंसेंट्रेशन जोन एंड सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम जोन। फिर भी मतलब ये निकलने के बाद भी साइटोसॉल के कैल्शियम कैल्शियम कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने के बाद भी हमारी जो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अभी भी कैल्शियम की कंसेंट्रेशन साइटोसॉल से ज्यादा है। इस वजह से ये लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में जा रहा है, जिस वजह से अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहा है, जिसके वजह से इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट हो रही है। ठीक है, समझ आ गया ये चीज स्केलेटल मसल में कैसे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलरली कार्डियक मसल में भी क्या होगा, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होने की वजह से मेम्ब्रेन क्या होगा, मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड होगा, मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन होने के कारण ये जो डीएचपी है, डीएचपी जो कि एल टाइप कैल्शियम चैनल है, ये वोल्टेज को सेंस करेगा, वोल्टेज को सेंस करने के बाद यहाँ पर वो मैकेनिकल जो इंटरेक्शन हो रहा था वो मैकेनिकल इंटरेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डीएचपी ओपन हो जाएगा, ये कैल्शियम चैनल भी है ना, तो डीएचपी ओपन हो जाएगा इसको सेंस करके, एंड कुछ कैल्शियम आयन बाहर से एक्सटीरियर से अंदर आएंगे, सो दिस इज साइटोसॉल। ठीक है, एक्सटीरियर से साइटोसॉल में एंट्री करेंगे जो कैल्शियम आयन्स है, एंड यहाँ पर कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन साइटोसॉल में इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से कुछ कैल्शियम आयन जो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस RYR रिसेप्टर पर बाइंड करेंगे, एंड RYR रिसेप्टर पर बाइंड करने के द्वारा क्या होगा, इसका कन्फर्मेशन चेंज होगा, कन्फर्मेशन चेंज होकर ये चैनल ओपन होगा, एंड यहाँ से भी कैल्शियम आयन कहाँ जाएंगे, साइटोसॉल में जाएंगे। सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कैल्शियम आयन बाहर जा रहे हैं एंड बाहर से एक्सटीरियर से भी साइटोप्लाज्म में आ रहे हैं। ठीक है,
तो आने के बाद क्या हो रहा है, आने के बाद यहाँ पर एज हमने बात किया, हाई कैल्शियम कंसेंट्रेशन में क्या होगा, मसल का कंट्रैक्शन होगा, मसल का कंट्रैक्शन होगा। तो मसल के कंट्रैक्शन चल रहा है, उसी दौरान एट द सेम टाइम साइटोसोलिक जब कैल्शियम की कंसेंट्रेशन हाई हो गई है, तभी क्या होगा, ये जो सर्का 2A होता है ना मसल सेल्स में, इसमें एक इनहिबिटर बाइंड होता है, ठीक है। ये इनहिबिटर बाइंड होता है जिसकी वजह से ये इनएक्टिव होता है। जब साइटोसोल में कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुई तो ये इनहिबिटर क्या करता है, सर्का 2A को छोड़ देता है। सर्का 2A को छोड़ देने के कारण ये ओपन हो जाता है एंड कैल्शियम आयन के साथ ये बाइंड हो जाता है। तो ये E1 कन्फर्मेशन में है, यहाँ पर एटीपी की हाइड्रोलाइसिस हो गई। एटीपी के हाइड्रोलाइसिस होने के वजह से क्या होगा, एटीपी के हाइड्रोलाइसिस होने की वजह से यहाँ पर फॉस्फेट एटम एस्पेरेट में बाइंड करेगा एंड ये E2 कन्फर्मेशन में चला जाएगा। E2 कन्फर्मेशन में जाते ही ये कैल्शियम को रिलीज कर देगा सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। एंड अभी क्या हुआ, अभी लो हो गया कैल्शियम की कंसेंट्रेशन साइटोसोल में, जिसके वजह से इसको इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम रिलैक्सेशन बोलेंगे। तो मसल की अभी रिलैक्सेशन हुई, ठीक है। तो एक पॉइंट के बाद यहाँ पर जो मेम्ब्रेन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसमें भी कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, चैनल्स नहीं होते हैं, एटीपेज ही होते हैं वो भी। ये जो एटीपेज होते हैं ये क्या करते हैं, साइटोसोल से बाहर को कैल्शियम आयन को भेज देते हैं। अभी एटीपेज क्यों है आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि ये जो साइटोसोल है, ये साइटोसोल लो कंसंट्रेशन रीजन है, एक्सटीरियर जो है वो हाई कंसंट्रेशन रीजन है। लो से हाई में जाने के लिए हमेशा एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है या फिर कोई भी एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एटीपेज, जिसके बारे में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा आपको एक ब्रीफ दे दूं कि कहाँ पर कंसंट्रेशन कैल्शियम की ज्यादा है एंड कहाँ पर कम है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो सबसे ज्यादा होता है हमारा, मतलब सबसे ज्यादा ऐसे हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट ज्यादा कैल्शियम की कंसेंट्रेशन जो होता है, हाई कैल्शियम कंसेंट्रेशन कहाँ पर होता है, सेल की एक्सटीरियर में होता है, सेल के एक्सटीरियर में होता है एंड सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। वाइल लो कैल्शियम की कंसेंट्रेशन कहाँ पर होता है, लो कैल्शियम की कंसेंट्रेशन साइटोसोल में होता है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं साइटोसोल से, चाहे वो, तो साइटोसोल से चाहे हम एसआर में ट्रांसफर की बात कर रहे हैं या फिर हम साइटोसोल से एक्सटीरियर में एक्सटीरियर में ट्रांसफर की बात करें, इन दोनों के ही केस में हमें क्या चाहिए होगा, हमें एटीपेज पंप्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर हमने सर्का देखा जो कि साइटोसोल से एसआर में कैल्शियम आयन को भेज रहा है, बट हम क्या करेंगे अभी, साइटोसोल से एक्सटीरियर को भेजने के लिए जो पंप है उसको, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पीएमसीए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैल्शियम एटीपेज, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, क्वाइट ऑब्वियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैल्शियम एटीपेज। तो इट फंक्शन सेम है, सर्का सर्का की तरह ही काम करता है, सोडियम पोटेशियम चैनल की तरह ही काम करता है, मतलब इसमें भी एस्पेटेड मॉलिक्यूल में फॉस्फोराइलेशन होगा, इसमें भी 3 डोमेन्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, फॉस्फोराइलेशन डोमेन एंड एक्चुएटर डोमेन। साइटोसोलिक कैल्शियम बाइंडिंग कैविटी भी होगा एंड एटीपी के हाइड्रोलाइसिस होगा एंड फॉस्फेट ग्रुप एस्पेटेट में क्या करेगा, एस्पेरेट में अटैच होगा एंड इसका फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है। तो ये भी पर ये क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है ऑल यूकेरियोटिक सेल के, एंड ये भी क्या करता है, साइटोसोल की जो कैल्शियम की कंसेंट्रेशन है उसको लो बनाए रखता है। एंड दिस PMCA pump is regulated by a protein called calmodulin. कैलमोड्यूलिन के बारे में हम डिटेल में सिग्नलिंग में पढ़ेंगे, अभी के लिए जान रखिए दिस इज ए कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, दिस इज ए कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जो कि एक टाइम में 4 कैल्शियम के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है।
मतलब लेट्स से दिस, तो ये 1 2 3 4, 4 कैल्शियम के साथ, दिस इज कैल्शियम आयन, 4 कैल्शियम बाइंडिंग एट ए टाइम। ठीक है, एक टाइम में 4 कैल्शियम आयन के साथ बाइंड कर सकता है ये कैल मॉड्यूलिन, कैल मॉड्यूलिन, जो कैल मॉड्यूलिन है एक टाइम में 4 कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड एग्जाम्पल विच इज H प्लस एटीपेज। एंड H प्लस एटीपेज जो होता है दिस आर सिमिलर टू सोडियम पोटेशियम पंप्स इन एनिमल्स, बट ये H प्लस एटीपेज जो होते हैं ये प्लांट्स एंड फंजाई में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए दिस आर सिमिलर टू सोडियम पोटेशियम पंप इन एनिमल्स एंड दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोजेनिक पंप। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस होता है एंड अराउंड 200 मिलीवोल्ट का मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये क्रिएट करता है। इसका मेजर फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट अपटेक, सेल की एक्सपेंशन एंड साइटोप्लाज्म के पीएच को रेगुलेट करना। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसमें भी सेम क्या होता है, 3 डोमेन तो होता ही है, एक न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, एक फॉस्फोराइलेशन डोमेन, एक एक्चुएटर डोमेन। बट इसके अलावा एक एडिशनल डोमेन होता है जिसको हम आर डोमेन बोलते हैं एंड दिस आर डोमेन इज ऑटो रेगुलेटरी डोमेन बोलते हैं हम इसको। ऑटो रेगुलेशन बाय सी टर्मिनस आर डोमेन, तो दिस इज ऑटो रेगुलेटरी सी टर्मिनस आर डोमेन है। ठीक है, सी टर्मिनस आर डोमेन इसलिए क्योंकि ये सी टर्मिनस में प्रेजेंट होता है, इस वजह से। तो फंगल टॉक्सिन क्या होता है, फ्यूजिकोसिन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले ये आर डोमेन का क्या फंक्शन है ये बात करते हैं। तो आप यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H प्लस एटीपेज प्रेजेंट इन प्लांट्स। तो इस H प्लस एटीपेज में क्या होता है, 10 10 बार 7, दिस इज ऑल्सो ए 10 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, 10 बार ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। एंड इसमें ये भी स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, ये भी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, मतलब इसका जो NH2 डोमेन है, NH2 डोमेन नहीं है, इसका जो N टर्मिनल है ये भी साइटोसॉल की तरफ है एंड C टर्मिनल है ये भी साइटोसॉल की तरफ ही है। एंड यहाँ पर जो एन टर्मिनस है उसके पास ही एक्चुएटर डोमेन प्रेजेंट होता है। करीब बीच बीच यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन डोमेन होता है जहाँ पर एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम एस्पेटेट बोलते हैं जिसमें फॉस्फोराइलेशन होता है। एंड जो एन टर्मिनस होता है वही बीच बीच में प्रेजेंट होता है एंड जो आर डोमेन होता है वो सी टर्मिनस के पास होता है। तो आर डोमेन का क्या खासियत है, ये नॉर्मल कंडीशन में ऑब्वियसली यहाँ पर जब भी एटीपी के एन डोमेन में एटीपी के हाइड्रोलाइसिस हुआ, फॉस्फेट रिलीज हुआ, फॉस्फेट एस्पार्टेट में अटैच हुआ, अटैच होने के बाद क्या होगा, फॉस्फेट अटैच होने के बाद ये पंप एक्टिवेट हो जाएगा एंड साइटोसॉल से H प्लस आयन का ट्रांसफर कराएगा सेल के बाहर, जिसको हम एपोप्लास्ट बोलते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स एंड फंजी। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स एंड फंजी में हमें पता है सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, एपोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो H प्लस से मतलब जो साइटोसॉल से H प्लस कहाँ पर जाता है, एपोप्लास्ट में जाता है थ्रू दिस। बट नॉर्मल कंडीशन में ये जो काम करता है ना ये स्लो काम करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक सेल्फ रेगुलेटरी आर डोमेन है। ये जो आर डोमेन होता है ये क्या करता है, कॉयल होकर इसको स्लो डाउन कर देता है, इसको ज्यादा बहुत रैपिड रेट से काम करने के लिए नहीं देता। ठीक है, इसको ये रेगुलेट कर रहा है, अपने आप ही रेगुलेट कर रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर है इसके स्ट्रक्चर में ही रेगुलेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका खासियत क्या है, ये आर डोमेन ऑटो रेगुलेशन कर रहा है, बट इसमें एक क्या है, इसमें एक थ्रियोनिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है जो कि फॉस्फोराइलेशन, जिसमें फॉस्फोराइलेशन हो सकता है। तो ये जो थ्रियोनिन मॉलिक्यूल है, इस थ्रियोनिन मॉलिक्यूल में जब भी फॉस्फोराइलेशन होगा जो कि बहुत करीब होता है सी टर्मिनस से, तो फॉस्फोराइलेशन होने के द्वारा यहाँ पर एक प्रोटीन आकर बाइंड करेगा जिसका नाम है 1433 प्रोटीन। तो ये जो 1433 प्रोटीन इस फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा,
तो ये इस आर डोमेन का जो फंक्शन होता है ऑटो रेगुलेशन, उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, उसको मतलब मना करेगा कि तुम अभी बहुत रेगुलेशन कर चुके हो, अब और रेगुलेशन मत करो। ठीक है, तो ये इसको ऑटो रेगुलेशन करने से रोकेगा। तो 1433 बेसिकली क्या करता है, जो H प्लस आयन चैनल, नॉट चैनल, H प्लस एटीपेज जो है, इसका फंक्शन को इम्प्रूव कर रहा है, इसका फंक्शन को इंक्रीज कर रहा है, रैपिडिफाई कर रहा है 1433। बट ये कैसे होगा, यहाँ पर जो थ्रियोनिन मॉलिक्यूल है, इस थ्रियोनिन में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होना चाहिए, एंड फॉस्फेट अटैच होने के बाद 1433 इस पर बाइंड करेगा एंड इसका ऑटो रेगुलेशन फंक्शन को स्टॉप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ऐसे कुछ फंगल टॉक्सिन होते हैं, जैसे कि फ्यूजिकोसिन हम बात कर रहे हैं। फ्यूजिकोसिन जो होता है वो एक फंगल टॉक्सिन होता है, एंड ये फंगल टॉक्सिन जब आ जाते हैं ना, तब ये क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन पंप को, इस प्रोटॉन पंप को ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिव करा देता है। कैसे कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिव करा देता है, मतलब हमेशा एक्टिव रह जाता है ये, क्योंकि ये जो फ्यूजिक क्वेश्चन होता है, इसका एफिनिटी 1433 के तरफ बहुत ज्यादा होता है, एंड जे इस वजह से इसका एफिनिटी 1433 की वजह से बहुत ज्यादा होने के कारण ये जो होता है, इसका ऑटो रेगुलेशन फंक्शन काम ही नहीं करता। हमेशा ही 1433 इस पर बाइंड रहेगा, तो ऑटो रेगुलेशन फंक्शन काम ही नहीं करेगा, ये पंप कभी भी बंद ही नहीं होगा, हमेशा ही प्रोटॉन भेजता रहेगा एपोप्लास्ट की तरफ। तो बहुत ज्यादा जब ये ओपन रहेगा, तब क्या होगा, सेल के सारे, सेल का जो वाटर होगा वो सारा बाहर निकल जाएगा, एपोप्लास्ट में निकल जाएगा, एंड विल्टिंग होने की चांसेस है, सूख जाएगा। सेल क्या होगा, सूख जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर से सारा पानी बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, समझ आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है एक प्रोटॉन पोटेशियम एटीपेज। ठीक है, ये जो प्रोटॉन पोटेशियम एटीपेज है, ये एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ ऑक्जेंटिक सेल्स में प्रेजेंट है, ऑफ स्टोमक। तो पहले मैं यही क्लियर कर देती हूँ कि ये ऑक्जेंटिक सेल क्या होता है एंड ये एपिकल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो हमारा जो स्टोमक है, ये स्टोमक की तरह दिख रहा है ना, तो ये जो स्टोमक है, स्टोमक के जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन और या फिर स्टोमक की लाइनिंग बोल सकते हैं, स्टोमक की जो लाइनिंग होती है उसमें कुछ पर्टिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं, एंड इनका अदर नाम है पेरिएटल सेल्स। ठीक है, तो ये ऑक्जेंटिक सेल या फिर पेरिटल सेल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्टोमक की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो ऑक्जेंटिक या फिर पेरिटल सेल होते हैं, ऑब्वियसली आप यू कैन सी दिस इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग, एंड ये जो पोर्शन है, मतलब ये जो सेल है, सेल का मेम्ब्रेन है, सेल के इस मेम्ब्रेन की जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन कहाँ पर फेस किया हुआ है, ये स्टोमक की तरफ, ऑब्वियसली स्टोमक की जो कैविटी है जहां पर फूड आकर रहता है, उसके तरफ फेस किया हुआ है। तो ये जो पोर्शन है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एपिकल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये जो मेम्ब्रेन है, इसको हम एपिकल मेम्ब्रेन बोलेंगे, जो कि गैस्ट्रिक कैविटी की तरफ फेस किया हुआ है। ठीक है, दिस इज गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक कैविटी, जहाँ पर फूड आकर रहता है। तो फूड आकर रहता है जिस खाली जगह पर, उस जगह की तरफ फेस किया हुआ ये जो ऑक्जेंटिक सेल है, उसका मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, एपिकल मेम्ब्रेन बोलेंगे। मतलब इस तरफ जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या बोलेंगे, एपिकल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड, इसके पीछे के तरफ बहुत सारे, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो ये जो ब्लड वेसल्स की तरफ भी इन ऑक्जेंटिक सेल का एक मेम्ब्रेन फेस कर रहा है ना, ये वाला जो मेम्ब्रेन है, ये वाला जो मेम्ब्रेन है, ये ब्लड वेसल्स की तरफ फेस कर रहा है। तो इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, इस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसोलेटरल और वेसल मेम्ब्रेन हम बोलेंगे। तो हमारा काम कहाँ पर है, ये एपिकल मेम्ब्रेन में है। ठीक है, क्योंकि ये जो पोटेशियम एंड प्रोटॉन एटीपेज है, ये एपिकल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में इसका कोई भी काम नहीं है। तो ये एज यू कैन सी दिस इज ए प्रोटॉन पोटेशियम एटीपेज। तो प्रोटॉन यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लैश लिखा है, मतलब ये एक्सचेंजर है, मतलब एक प्रोटॉन ये बाहर देगा,
कैविटी में देगा एंड एक पोटेशियम अंदर लेगा, सेल के अंदर लेगा। तो ये जो ऑक्जेंटिक या फिर पेरिटल सेल है, इसमें ना बहुत अमाउंट में H प्लस आयन प्रेजेंट होता है। बहुत अमाउंट में क्या होता है, H प्लस आयन प्रेजेंट होता है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये H प्लस आयन यहाँ पर आते कहाँ से हैं? तो हमें पता है सेल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। हम क्या करते हैं, ममल्स क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ऑब्वियसली। तो ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की सेल के अंदर ही जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, उसके दौरान ही कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। या फिर बाहर से भी आ सकता है, क्योंकि ये तो स्मॉल क्या है, स्मॉल गैस है एंड दिस कैन इजीली पास थ्रू द लिपोफिलिक मेम्ब्रेन, है ना। तो जब कुछ भी करके क्या हुआ, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आ गया एंड ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस करके एक एंजाइम है, जिसके प्रेजेंस में इसने क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड बनाया। H2CO3 जो है दिस इज कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ये कार्बोनिक एसिड जो बनाया, कार्बोनिक एसिड उसके बाद अपने आप को तोड़ लेता है एंड तोड़ने के बाद ये फॉर्म करता है H प्लस एंड बाइकार्बोनेट आयन। तो ये प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस करता है। तो इसी वजह से हमारे जो पेरिटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारा H प्लस आयन प्रेजेंट होता है। तो ये जो H प्लस आयन प्रेजेंट होता है, ये अब कहाँ जाएंगे, ये स्टोमक के कैविटी में जाएगा, जिसको गैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं। क्यों जाएगा, क्योंकि हमें पता है स्टोमक क्या कराता है, डाइजेशन कराता है। तो डाइजेशन के लिए स्टोमक की एसिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें HCl की प्रेजेंस होती है। तो HCl आता कहाँ से है, इन्हीं पोटेशियम प्रोटॉन पंप्स की वजह से ही क्या होता है, HCl की फॉर्मेशन होती है। तो इस पोटेशियम प्रोटॉन पंप्स की वजह से क्या होता है, H प्लस आयन यहाँ पर मूव करता है गैस्ट्रिक कैविटी में एंड सिमिलरली कुछ क्लोराइड आयंस के चैनल्स भी होंगे या फिर क्लोराइड आयन के पंप्स भी होंगे, जिसकी वजह से क्लोराइड आयन इसके अंदर आते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं एंड मिलने के बाद क्या फॉर्म करते हैं, HCl का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका मेजर रोल क्या है, अब आप खुद ही बताएं। इसका मेजर रोल है स्टोमक की एसिडिफिकेशन कराना, क्योंकि स्टोमक में खाना पचाने का काम होता है, उसके लिए एसिड का रिक्वायरमेंट होता है। तो स्टोमक को एसिडिफाई कौन करता है, पोटेशियम प्रोटॉन एटीपेज जो होता है वो स्टोमक को एसिडिफाई कराता है, जो कि एक तरीके का पी टाइप पंप ही है। तो ये जो प्रोटॉन पोटेशियम एंटीपोड सिस्टम है, दिस इज नो इलेक्ट्रोजेनिक, और इसको हम इलेक्ट्रोजेनिक न्यूट्रल बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस नहीं होता है। एक ही तो प्रोटॉन का एक ही पोटेशियम के साथ एक्सचेंज हो गया, मतलब नेट चार्ज इसका 0 हो गया। इस वजह से यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं हो, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस नहीं होता है। दिस इज इलेक्ट्रोजेनिकली न्यूट्रल, ठीक है। H प्लस क्या होता है, साइटोसॉल, ऑक्जेंटिक सेल की साइटोसॉल से गैस्ट्रिक लुमेन में ट्रैवल करता है एंड these are also found in kidney tubules। obviously kidney tubules में ये यूरिन को एसिडिफाई करने के काम में आते हैं, तो इस वजह से ये किडनी ट्यूबुल्स में भी प्रेजेंट होता है। एंड ऑब्वियसली दिस इज एन एटीपेज, तो एटीपी की यूटिलाइजेशन तो करेगा ही। एंड हमें पता है एटीपी इज ए नेगेटिव मॉलिक्यूल, जो कि एटीपी 4 माइनस कंडीशन में प्रेजेंट रहता है। तो एटीपी 4 माइनस का बहुत एफिनिटी रहता है मैग्नीशियम आयन की तरफ। मैग्नीशियम में +2 होता है, तो नेट चार्ज क्या हो जाता है एटीपी का, एटीपी 2 माइनस हो जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे Mg ATP 2 माइनस ऐसे हो जाता है, ऐसे कंडीशन में आ जाता है। तो ये मैग्नीशियम आयन की डिपेंडेंसी से काम करता है, क्योंकि एटीपी का मैग्नीशियम आयन की तरफ एफिनिटी रहता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ये जो एटीपेज है, इसमें कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इनको बोलते हैं। तो जैसे कि ओमेप्राजोल हो गया, या फिर और एक एग्जाम्पल है ओमेप्राजोल हो गया, या फिर और एक है पेंटोप्राजोल, ठीक है। ओमेप्राजोल या फिर पेंटोप्राजोल और पेंटोप्राजोल लेट्स से। तो ये ओमेप्राजोल हो गया, पेंटोप्राजोल हो गया, ये कुछ प्रोटॉन
पंप इनहिबिटर्स हैं जो कि एसिड रिफ्लक्स के केस में दिया जाता है हमें, या फिर स्टोमक अल्सर के केस में भी दिया जाता है, या फिर जीईआरडी के केस में भी दिया जाता है। आपको पता है जीईआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है? गैस्ट्रो ऑसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो इन सब के केस में क्या होता है, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को दिया जाता है जिसके वजह से स्टोमक की एसिडिटी कम होती है। मतलब एसिडिटी के एसिड रिफ्लक्स के केस में ही मेनली दिया जाता है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसमें एसिडिफिकेशन ज्यादा हो जाता है। तो ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन पोटेशियम पंप को ब्लॉक कर देगा एंड स्टोमक की एसिडिटी कम हो जाएगी। ठीक है, इतना तक क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा आता है फ्लिपेज, जिसके बारे में हमने मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, मेम्ब्रेन मूवमेंट में पढ़ा था कि मेम्ब्रेन की जो ये लिपिड्स होती है ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट दिखाते हैं। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, तो फ्लिप मूवमेंट क्या होता है, जब सेल के एक्सटीरियर में, मतलब ये जो आउटर लिफलेट में होता है, आउटर लिफलेट में जो लिपिड मॉलिक्यूल है ये जब इनर लिफलेट में आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिप मूवमेंट बोलते हैं। एंड जब इनर से आउटर में जाता है इसको हम फ्लॉप मूवमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम फ्लॉप बोलेंगे। तो ये जो फ्लिपेज होता है ये बेसिकली आउटर लिफलेट से इनर लिफलेट में लिपिड मॉलिक्यूल को आने के लिए हेल्प करता है। सिमिलरली दिस इज ए पी टाइप एटीपेज, तो यहाँ पर भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा एस्पार्टेट में, एंड यहाँ पर भी क्या होगा, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगी। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट हो रही है। ठीक है, ये जो फ्लिपेज है ये क्या कराता है, आउटर लिफलेट से कुछ लिपिड मॉलिक्यूल को इनर लिफलेट में लाता है। तो आउटर लिफलेट से इनर लिफलेट में जो लाता है, ज्यादातर कौन से मॉलिक्यूल्स को लाता है, ज्यादातर ये फॉस्फेटिडिल सेराइन को लेकर आता है, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। एंड उसके अलावा फॉस्फेटिडिल इथेनोलैमिन को भी लेकर आता है, जो कि अनदर नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड होता है। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली फ्लिपेज जो होता है ये मेम्ब्रेन की एसिमेट्री को मेंटेन करने का काम करता है। एसिमेट्री मतलब मेम्ब्रेन के आउटर लिफलेट में जो द नंबर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल विल नॉट बी सेम एज द इनर लिफलेट, मतलब दोनों में सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होता है, जो कि मेम्ब्रेन की क्या कराता है, एसिमेट्री प्रोड्यूस कराता है। सेम मतलब अल्सो जो फॉस्फोलिपिड आउटर में प्रेजेंट है वो इनर में नहीं होंगे, एंड जो इनर में होंगे वो आउटर में नहीं होंगे, और या फिर हो भी सकते हैं बट सेम अमाउंट में नहीं होंगे। दैट इज कॉल्ड एसिमेट्री, मतलब सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो फ्लिपेज का काम यही है। तो इसके अलावा ये जो फ्लिपेज होता है ना, फ्लिपेज का एपोप्टोसिस में भी काम होता है। एपोप्टोसिस, ठीक है, एपोप्टोसिस में क्या काम होता है, तो एपोप्टोसिस के केस में ये फ्लिपेज इनएक्टिव हो जाता है, अपने आप को इनएक्टिव करा देता है। एंड उसी केस में स्क्रैम्बलेज जो एक और क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, एक और ट्रांसपोर्टर होता है स्क्रैम्बलेज, जो कि एटीपी इंडिपेंडेंट है। ये स्क्रैम्बलेज एक्टिव हो जाता है, जो कि बोथ फ्लिप मूवमेंट भी कराता है एंड फ्लॉप मूवमेंट भी कराता है, बोथ मूवमेंट कराता है। तो स्क्रैम्बलेज एक्टिवेट हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, फ्लिपेज जो काम कराता था, जो कि फॉस्फेटिडिल सराइन फॉस्फेटिडिल इथेनॉल एमीन को अंदर लाता था, मोस्टली फॉस्फेटिडिल सराइन को अंदर नहीं लाएगा। तो फॉस्फेटिडिल सेराइन आउटर लिफलेट में ही प्रेजेंट रह जाएगा। एंड फॉस्फेटिडिल सेराइन अगर आउटर लिफलेट में प्रेजेंट है, दिस दैट सिग्नल टू द सेल, दैट सिग्नल टू द मैक्रोफेजेस व्हिच आर फैगोसाइटिक सेल्स, दैट खा ले वो बेटा, मुझे खा ले, मेरा मरने का टाइम आ गया है। तो ये मैक्रोफेजेस को सिग्नल देगा कि मुझे खा ले, ईट मी सिग्नल्स देगा। एंड उसके बाद उस सेल का फैगोसाइटोसिस होगा। तो ये जो फ्लिपेज होता है ना, दिस इज ए डिफरेंट क्लास ऑफ पी टाइप एटीपेज, दिस इज ए P4 एटीपेज। एंड जब भी P4 एटीपेज में म्यूटेशन होता है तब टर्नका या फिर फेपर डिजीज होता है, ये याद रखिए, टर्नका या फिर फेपर डिजीज होता है अपन P4 एटीपेज का म्यूटेशन से। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट V टाइप पंप्स। हमने अभी तक P टाइप पंप्स कवर कर लिया है, अभी हम बात करते हैं V टाइप पंप्स के बारे में। ठीक है,
तो वी टाइप जैसे कि हमने बात किया था, ये वी स्टैंड्स फॉर वैक्यूल। वैक्यूल जो प्लांट्स में प्रेजेंट, एक्चुअली में एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है, बट प्लांट्स में लार्ज अमाउंट में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल्स जो होते हैं ना, उसमें एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिस जो कि न्यूक्लियस को भी साइड कर देता है। ठीक है। तो ये जो वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स में ज्यादातर ये H+ पंप H+ एटीपेज पाए जाते हैं। ऑब्वियसली ये वैक्यूल को क्या करेगा, एसिडिफाई करने का काम करेगा। तो इस वी टाइप पंप जो होते हैं, ये प्रोटॉन आयंस को ही क्या कराते हैं, ट्रांसफर कराते हैं। ठीक है, ओनली प्रोटॉन आयंस को ही ट्रांसफर कराते हैं। ये वैक्यूल्स क्या होते हैं, प्लांट्स फंजाई में मेजर रोल प्ले करते हैं। एंड इसके अलावा ये एनिमल सेल्स में लाइसोसोम एंडोसोम में भी प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम हमें पता है जो डिग्रेडेशन कराता है। ज्यादातर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं, एंड वो सारे मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करा देता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, लिपिड हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसके लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है। एंड वो क्या कराता है, डिग्रेड करा देता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को। तो ये लाइसोसोम एंड एंडोसोम में क्या होता है, लाइसोसोम एंडोसोम में हाई नंबर में वी टाइप पंप्स देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ नहीं प्रोटॉन पंप्स है। एंड ये लाइसोसोम एंडोसोम का पीएच मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम एंडोसोम में लो पीएच चाहिए होता है। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो सिर्फ लो पीएच में ही काम कर सकते हैं। इस वजह से लाइसोजाइम एंडोजाइम में ये H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कराने का काम करता है वी टाइप पंप। ठीक है। तो समटाइम्स ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कभी कभी ये ऑस्टियोक्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है, जो कि बोन के फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। एंड उसके अलावा क्या होता है, किडनी के ट्यूबुल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। किडनी के ट्यूबुल सेल्स में ये यूरिन का एसिडिफिकेशन का काम कराता है। ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट में ये क्या करता है, ये बोन की रीएब्जॉर्प्शन में काम में आता है। ठीक है। तो ये जो एटीपी हाइड्रोलाइसिस होता है, यहाँ पर रोटरी मोटर्स के द्वारा काम होता है, यहाँ पर कोई भी फॉस्फोराइलेशन एक्शन नहीं होता है। तो अगर आप देखें तो ये वी टाइप पंप्स में दो डोमेन होता है, एक तो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन जिसको V0 डोमेन बोलते हैं, और एक क्या होता है, साइटोप्लाज्म की तरफ अगर है तो ये इसको साइटोप्लाज्मिक डोमेन बोलेंगे, जिसको V1 डोमेन बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड जब ये हो रहा है तब एक प्रोटॉन मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, इस V0 डोमेन को क्रॉस करके लुमेन में आ रहा है। तो ये तो एक मतलब आप इसको एक बेसिक स्ट्रक्चर की तरह आप याद रख सकते हैं, बट इसका स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। इसको देखकर डरिएगा नहीं, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 6 क्या होते हैं, 6 ए बी डोमेन्स होते हैं, हेक्सामर होता है, ए बी डोमेन्स का हेक्सामर होता है, जो कि अल्टरनेटिव प्रेजेंट होते हैं हमारे V1 डोमेन में। यू कैन सी ए बी ए बी ए बी, ऐसे 6 प्रेजेंट है। ठीक है। उसके अलावा ये जो V0 डोमेन है, इसमें सी मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, स्पेशली 10 मॉलिक्यूल्स, 10 सी सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन को बनाता है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा ए डोमेन होता है, एच सब यूनिट होता है, ई जी सी सब यूनिट होता है, डी, स्मॉल डी, एफ, ये सारे डोमेन्स भी होते हैं। ठीक है। ये डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, एफ, एच, ये जो होते हैं ये स्टॉक की तरह काम करते हैं, जो कि V1 डोमेन को V0 डोमेन के साथ कनेक्ट करा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, H+ मॉलिक्यूल लुमेन में आ जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, 3 एटीपी का ब्रेकडाउन, मतलब 3 एटीपी का ब्रेकडाउन होने के दौरान 10 प्रोटॉन्स की ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है। तो हमने अभी बात किया है कि ये क्या करता है, लाइसोसोम का पीएच को मेंटेन करता है। लाइसोसोम का पीएच क्या होना चाहिए, 4.5 to 5 होना चाहिए, जो कि एसिडिक पीएच होता है। एंड साइटोसॉल का पीएच 7 होना चाहिए, जो कि बेसिक पीएच होता है।
बेसिक नहीं, न्यूट्रल पीएच होता है, ठीक है। एंड दैट इज एसेंशियल फॉर लाइसोसोमल एंजाइम का एक्टिविटी, प्रोटीन का डिग्रेडेशन एंड रिसेप्टर रिसाइकलिंग के लिए। ये लाइसोसोम का टॉपिक जो है ना, ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, लाइसोसोम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये रिसेप्टर रिसाइकलिंग क्या होता है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन कैसे होता है, लाइसोसोमल एंजाइम कैसे काम करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है। तब आप याद रखिए कि वहां पर क्या होता है, वी टाइप पंप होता है जो कि H प्लस आयन का पंप कराता है एंड पीएच को मेंटेन करता है लाइसोसोम के अंदर, ठीक है। उसके अलावा ओस्टियोक्लास्ट में क्या होता है, बोन का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। तो ये बोन का रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ पर मैंने ऑस्टियोक्लास्ट सेल को सेम कलर में दे दिया तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, तो मैं इसका कलर बदल देती हूँ, ठीक है। तो ये जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल देख रहे हैं ना, ये है ऑस्टियोक्लास्ट सेल, जो कि एक क्या अ, एक चिपकू सेल्स की तरह दिख रहा है ना, चिपक के बैठा है बोन के साथ। ठीक है, ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है, ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट बोन के रीएब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। हमने अभी बताया कि ये दिस आर द फागोसाइट्स ऑफ बोन्स, बोन सेल्स में ये फागोसाइट्स की तरह काम करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। तो यहाँ पर भी ऑस्टियोक्लास्ट के मेम्ब्रेन में भी क्या होता है, H प्लस आयन की चैनल्स होती हैं जो कि वी टाइप पंप्स होते हैं। तो यहाँ पर एक सीलिंग जोन होता है बोन एंड ऑस्टियोक्लास्ट के बीच में, जहाँ पर एक कैविटी की तरह प्रेजेंट होता है, मतलब दिस इज द गैप, ठीक है। यहाँ पर गैप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या करता है, इस गैप के अंदर क्या कराता है, ये जो गैप के अंदर जो प्रोटॉन पंप्स होते हैं, ये H प्लस ऑस्टियोक्लास्ट सेल से इस सीलिंग जोन में भेजता है, जिसके वजह से ये जो बोन है ना, बोन का जो ये सेक्शन है, आप यू कैन सी दिस बोन्स रीजन विल बी एसिडिफाइड एंड दिस विल बी, बोन का जो ये पार्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें बोन में हाइड्रोक्सी एपेटाइट प्रेजेंट होता है बोन्स में। तो ये जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, ये क्या होता है, इसको डिसॉल्व करने का काम कौन करते हैं, प्रोटॉन आयंस करते हैं, जिसके वजह से बोन्स का रिजॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो किडनी ट्यूबल्स में यूरिन का एसिडिफिकेशन के लिए भी काम में आता है, ये भी हमने बात किया था। तो यहाँ पर कुछ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि इनहिबिटर्स की तरह काम करते हैं इन वी टाइप प्रोटॉन पंप्स के लिए। ये मेंशन करना जरूरी है कि दिस आर वी टाइप प्रोटॉन पंप्स, बिकॉज प्रोटॉन पंप्स तो पी टाइप में भी प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये जो इनहिबिटर्स है, इनको क्या बोला जाता है, बैफिलोमाइसिन A1 है एंड कॉनकैनामाइसिन है, ठीक है। कॉनकैनामाइसिन एंड बैफिलोमाइसिन A1, these are the inhibitors of V type H plus pumps। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं F टाइप पंप्स। तो हमारा पी टाइप पंप्स खत्म हुआ, वी टाइप पंप्स खत्म हुआ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एफ टाइप पंप्स। तो एफ टाइप पंप्स में एफ स्टैंड्स फॉर, ऑब्वियसली हमने बात किया था, ये जो F0 F1 पार्टिकल का एफ है, इसको ही हम बोलते हैं एफ टाइप पंप्स। एंड दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एटीपेज, बट यहाँ ये स्ट्रक्चरली काइंड वी टाइप पंप्स के साथ बहुत मिलता जुलता है, बट ये जस्ट उसका उल्टा काम करता है। मतलब ये प्रोटॉन के प्रेजेंस में, हाई प्रोटॉन के प्रेजेंस में ये क्या करता है, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जुड़ा के ये एटीपी का सिंथेसिस करता है, इसलिए इसको एटीपी सिंथेज भी बोलते हैं। ये एटीपी का ब्रेकडाउन भी करता है, मतलब ये रिवर्स भी काम कर सकता है, रिवर्सिबल काम करता है, एटीपी का सिंथेसिस भी कर सकता है एंड एटीपेज काम भी कर सकता है, मतलब एटीपी का ब्रेकडाउन करके प्रोटॉन का ट्रांसफर भी करा सकता है। बट मोस्टली इसका काम जो होता है वो एटीपी सिंथेज की तरह होता है, जो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें भी रोटेशन काम करता है, रोटेशनल कैटेलिसिस होता है, रोटरी मोटर्स काम करते हैं इसमें भी। एंड इसको क्या बोला जाता है, कपलिंग फैक्टर F1 भी बोला जाता है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है एंड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है। बेसिकली जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है एंड ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, वहां वहां ये प्रेजेंट होता है।
हो गया। तो यहाँ पर सिमिलर टू द वी टाइप पंप, यहाँ पर जो मैट्रिक्स के तरफ फेस किया हुआ पार्ट है, लेट्स से दिस इज ए माइटोकॉन्ड्रियल F1 F0 पार्टिकल और एफ टाइप पंप, तो इस वजह से हमने यहाँ पर मैट्रिक्स लिखा है। तो जो मैट्रिक्स की तरफ फेस किया हुआ है वो F1 पार्टिकल है, और जो मेम्ब्रेन में धसा हुआ है दैट इज F0 पार्टिकल। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रोटॉन के प्रेजेंस में क्या होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये F0 पार्टिकल रोटेट करता है, एंड ये हाई प्रोटॉन का मूवमेंट होता है मैट्रिक्स के अंदर, जो कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मूव कर रहा है। नॉर्मली जैसे होता है वैसे ही मूव कर रहा है, अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूव कर रहा है। मूव करने की वजह से ये क्या होता है, ये घूमता है। ये जो F1 पार्टिकल है ये भी रोटरी मोटर की तरह काम करता है, एंड ये भी घूमता है। एंड घूमने के बाद ये क्या करता है, अंदर से मैट्रिक्स में जो एडीपी एंड इनोलिन फॉस्फेट पड़े हुए होते हैं उनको जोड़ देता है, एंड एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दिस इज द एटीपी सिंथेज मोड इसका। ऑन द अदर हैंड इसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, दिस इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द F0 F1 पार्टिकल, या फिर एफ टाइप पंप हम बोल सकते हैं। तो दिस लुक सिमिलर नो, बट इसमें बहुत सारे डोमेन्स नहीं है इस स्टॉक रीजन में। यहाँ पर भी एक ए डोमेन है, एंड यहाँ पर भी ये ट्रांसमेम्ब्रेन सी सब यूनिट्स प्रेजेंट है। ये जो सी सब यूनिट्स प्रेजेंट है ये 8 से 15 सी सब यूनिट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बेस्ड ऑन कौन से ऑर्गेनिजम्स में बात कर रहे हैं हम। ई कोलाई के केस में ये 10 में मतलब 10 सी सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड माइटोकॉन्ड्रिया के केस में 8 सी सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। ये जो सी सब यूनिट होते हैं इसमें एस्पार्टेट 61 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि एक कंजर्व मॉलिक्यूल है। सारे ही सी मतलब ईच सी सब यूनिट के अंदर क्या होता है, एक एस्पार्टेट 61 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि आइदर डोनेट करता है या फिर एक्सेप्ट करता है H प्लस आयन को। ठीक है, जो बीटा सब यूनिट होता है दिस इज ए कैटालिटिक बीटा सब यूनिट, जो कि एटीपी को ब्रेक डाउन करके एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, या फिर रिवर्स भी करता है, एडीपी एंड आईपी को ज्वाइन करके एटीपी का सिंथेसिस भी करता है। ठीक है, ये जो बीटा सब यूनिट होता है। यहाँ पर भी हेक्सामर्स होते हैं, बट यहाँ पर ए बी के बदले अल्फा बीटा सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पर ये जो F1 पार्टिकल का जो हेड है, मतलब F1 पार्टिकल है, अल्फा बीटा जो हेक्सामर है, इसके साथ ए डोमेन को, मतलब ये ट्रांसमेम्ब्रेन F1 पार्टिकल को कौन जोड़ रहा है, ये बी डाइमर जोड़ रहा है। इस बी डाइमर को एक पेरिफेरल स्टॉक का नाम दिया जाता है, पेरिफेरल स्टॉक बोला जाता है इसको, क्योंकि ये पेरिफेरी में प्रेजेंट है। एंड यहाँ पर इसका एक डेल्टा सब यूनिट होता है, जो कि हेड को क्या कर रहा है, ए सब यूनिट या फिर ये ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट के साथ ज्वाइन करा रहा है। स्टॉक की तरह यहाँ पर कौन काम कर रहे हैं, दो सब यूनिट है, गामा एंड एप्सिलॉन। तो ये जो गामा एंड एप्सिलॉन है ये रेगुलेटरी फंक्शन भी करते हैं, स्पेशली जो एप्सिलॉन है इसका रेगुलेटरी फंक्शन भी होता है। ठीक है, ये जो एटीपेज एक्टिविटी है ये भी होता है, एंड इसमें क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस एक्टिविटी भी होता है, दोनों ही होता है। तो यहाँ पर कुछ इनहिबिटर्स देख लेते हैं F0 F1 पार्टिकल के, या फिर एफ टाइप प्रोटॉन पंप्स, एफ टाइप, हाँ ये भी प्रोटॉन पंप्स ही है। तो एफ टाइप एटीपेज या फिर F0 F1 पार्टिकल्स के इनहिबिटर्स देखते हैं। ओलिगोमाइसिन जो होता है ये एक इनहिबिटर है, डीसीसीडी एक इनहिबिटर है, एजाइड, ऑरोबर्टिन ये कुछ इनहिबिटर्स है। तो ये जो ओलिगोमाइसिन होता है ये कैसे काम करता है, ये H प्लस चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिसके द्वारा क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पाता। तो ये जो H प्लस चैनल है इसको ही ब्लॉक कर देता है। H प्लस चैनल को ब्लॉक कर देगा तो H प्लस आयन की मूवमेंट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो डीसीसीडी होता है डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडीइमाइड, ठीक है, डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडीइमीड बोलते हैं इसको डीसीसीडी। तो ये जो डीसीसीडी होता है ये एस्पार्टेट 61 हमने बात किया ना, सी सब यूनिट में प्रेजेंट होता है, एस्पार्टेट 61 के साथ रिएक्ट करता है, एंड एज एस्पार्टेट 61 एक प्रोटॉन
डोनर या फिर एक्सेप्टर होता है, तो इसको अगर रिएक्ट करके इसको ब्लॉक कर दिया तो H प्लस का ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाएगा। तो DCCD क्या करता है, एस्पेक्टेड 61 के ऊपर काम करता है। उसके अलावा कुछ है जैसे कि एजाइड एंड ओरोवर्टिन, इन दोनों का फंक्शन काइंड सेम है। ये क्या करते हैं, F1 का जो कैटालिटिक सब यूनिट होता है जो कि बेसिकली बीटा सब यूनिट होता है, तो F1 का कैटालिटिक बीटा सब यूनिट को इनहिबिट करता है, जिसके वजह से क्या नहीं हो पाएगा, कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी ना तो फॉर्म कर पाएंगे और ना ही एटीपी का ब्रेक डाउन होकर एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्म हो पाएगा। ठीक है, तो दीज आर ऑल द इनहिबिटर्स। सो इसी के साथ हमारा खत्म हुआ आज पी टाइप पंप। पी टाइप खत्म हुआ, उसके बाद बी टाइप का खत्म हुआ एंड एफ टाइप खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एबीसी ट्रांसपोर्टर। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे, एबीसी ट्रांसपोर्टर के बारे में बात करेंगे। एंड उसके अलावा हम पढ़ेंगे लाइट ड्रिवन पंप्स के बारे में, लाइट ड्रिवन। एंड उसके अलावा हम पढ़ेंगे जो रिडॉक्स ड्रिवन पंप्स के बारे में। हो सकता है हम इसी वीडियो में ही ग्रुप ट्रांसलोकेशन को भी पढ़ ले, ग्रुप ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो दिस आर गोइंग टू बी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय, थैंक यू।